सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। यदि आप यूपी से संबंधित किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म समुद्री धाराओं का एक प्रकार है? गल्फ स्ट्रीम, कुरिल, कनारी, लेब्राडोर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम। क्या है गल्फ स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक शक्तिशाली गर्मधारा है, यानी कि ये अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर यूरोप की ओर तक जाती है। कुरिल एक ठंडी जलधारा है, कनारी भी एक ठंडी जलधारा है और लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है। जो कुरिल है यह प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, यानी पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधारा है। कनारी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है वो आर्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, यानी ये तीनों ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ गर्म जलधारा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जैसे कुरोशियो धारा की बात करें, कुरोशियो धारा एक गर्म जलधारा है, ठीक है, और इसे जापान की धारा भी कहते हैं। यह प्रशांत महासागर की एक प्रमुख धारा है, यानी प्रशांत महासागर में बहती है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसके बाद ब्राज़ील धारा जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा है। फिर है अगुलहास धारा। ध्यान देंगे कि ये डायरेक्ट धाराओं का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि गर्म धारा है या जलधारा है। तो अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में अफ्रीका के तट के पास बहती है। फिर है एल नीनो जो है यह विषुवतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में विकसित होने वाली अस्थायी गर्म धारा है। फिर है मोजाम्बिक धारा जो है यह हिंद महासागर में बहने वाली गर्म धारा है। एक याद रख लीजिए अलास्का धारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म धारा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, सिनौली एक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? बागपत, फिरोजाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये बागपत जिला में पड़ता है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हम लोग यहाँ से कुछ पुरातात्विक स्थल जो कि यूपी में पड़ते हैं उसको देखने वाले हैं। जैसे नाम आता है पहला अंतरी जी खेड़ा जो है यह एटा जिले में पड़ता है। कहाँ? एटा जिले में पड़ता है और यहाँ से लोहे का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? लोहे का साक्ष्य मिला है। फिर अब बेलन घाटी जो है प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है और यह एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। फिर चकिया जो कि चंदौली में है, यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है। फिर है सिंगरौली घाटी। तो सिंगरौली घाटी जो है सोनभद्र जिला में पड़ती है। यह पूरा पाषाणकालीन यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर एक है लहुरा देव जो है ये संत कबीर नगर में पड़ता है। कहाँ? संत कबीर नगर में पड़ता है। यह नवपाषाणकालीन स्थल है। फिर सराय नाहर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सराय नहर। तो सराय नहर राय जो है, सराय नहर राय, यह एक प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में, और यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है।
फिर आप याद रखिए पिपराहवा। पिपराहवा, पिपराहवा जो है सिद्धार्थनगर जिला में, कहाँ पे? सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर जिले में है और यहाँ पे बुद्ध के अवशेष मिले हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, भारत सेवक समाज द्वारा हिंडन नदी के तट पर किस स्थल की खोज की गई थी? आलमगीरपुर, बेलन घाटी, बाखरी खोर, मुरहाना पर्वत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आलमगीरपुर। जो आलमगीरपुर है कौन सी नदी पे है? हिंडन नदी पे है। कहाँ है? हिंडन नदी पे है। और कौन से जिले में पड़ता है? तो मेरठ जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? मेरठ जिले में। और इसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी। खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा जी। कौन? यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आलमगीरपुर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यानी ये सबसे पूर्वी स्थल है किसका? हड़प्पा सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था? मल्ल, कौशल, कंबोज, वत्स। इसका सही उत्तर है कंबोज, क्योंकि कंबोज जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है और अफगानिस्तान में। ठीक है। टोटल महाजनपद की संख्या थी 16। 16 में से 8 महाजनपद जो थे वो यूपी में थे। उनको देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। तो इसमें पहला नाम आता है काशी का। किसका आता है? काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। ठीक है। दूसरा नाम आता है कौशल का। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती अवध वाला क्षेत्र है। तीसरा नाम है इसमें वत्स का। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? केला है। ये कौशाम्बी। चौथा है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर या पावा बोलते थे। ठीक है। ये देवरिया गोरखपुर वाला क्षेत्र है। पांचवा नाम आता है पांचाल का। पांचाल। पांचाल 2 भागों में विभाजित था। इसकी एक राजधानी थी अहिछत्र। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य है ना। इसके अलावा छठवां नाम आता है सुरसेन का। सुरसेन। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा ब्रज वाला क्षेत्र। सातवां है कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर वाला क्षेत्र। आठवां था चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्ति मती। ठीक है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम इनमें से क्या था? तो ये महेश ताज था। ठीक है। ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में से एक था और इसका जन्म जो होता है उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान में इसका जन्म होता है। अकबर के टोटल 9 रत्न थे। अकबर के कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे पहला नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल। तो अबुल फजल जो होता है वो अकबर के प्रमुख सलाहकार होते हैं, है ना। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, अकबरनामा और आईने अकबरी, जो बहुत बार पूछी गई है। वो है अकबरनामा नामा इनकी बुक है और एक है आईने अकबरी। आईने अकबरी। ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा दूसरा नाम आप रख लीजिए याद, तानसेन का। तानसेन एक संगीतकार थे। ठीक है। गायक थे मतलब। तीसरा नाम फैजी का याद रख लीजिए। ठीक है। चौथा नाम बीरबल खुद आ जाएगा। बीरबल जो कि बहुत ही बुद्धिमान प्राणी था ये। फिर उसके बाद आप
5वां नाम टोडर मल का नाम याद रख सकते हैं। टोडर मल था, वित्त मंत्री था ये अकबर का। 6ठा नाम है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह का नाम याद रखिए, ठीक है। 7वां नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ये खाना, इन लोग का नाम बहुत बड़ा रहा है यार। 8वां नाम याद कर लीजिए आप, फ़कीर अजियाउद्दीन। फ़कीर अजियाउद्दीन। और 9वां नाम याद कर लीजिए, मुल्ला दो प्याजा। ये भी अकबर का सलाहकार रहा है। तो ये 9 हो जाते हैं नवरत्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी इन्होंने? 1916 ईस्वी में। इस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वहाँ पे गए थे उद्घाटन में। और यहीं पे महात्मा गांधी जी पहली बार जनभाषण देते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था ये पहले 1898 ईस्वी में CHS यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल के रूप में एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। कौन? एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। और इसी को बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया एक धार्मिक आंदोलन था? अकबर, अशोक, बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, इसका उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन, पारसी की जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ले लिया जाए, है ना, मिलाकर एकता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था, इसका मतलब था, ठीक है। और इसको लेकिन चूंकि बहुत कम लोग माने, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया उसका नाम बीरबल था। तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद, मिर्जा सलाम अहमद, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था, ठीक है। और ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था इसे 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। अलीगढ़ पड़ता कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक सभी सरकारी वाहनों को ईवी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? 2025, 2030, 2026, 2028, इनमें से कोई नहीं। तो ये है 2030 तक। 2026 तक उत्तर प्रदेश का टारगेट है फाइलेरिया से मुक्त हो जाना। फाइलेरिया से मुक्त हो जाना, क्या? मुक्त हो जाना। और उत्तर प्रदेश में नई विधानसभा का लक्ष्य कब है? 2027 है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो 1 ट्रिलियन की जो GDP है उत्तर प्रदेश का टारगेट है 2029 और 30। तो यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। क्या करना है? निम्नलिखित को मिलाना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो चूंकि ये कहाँ पे है? रिहंद नदी पे है। कहाँ? सोनभद्र में, पिपरी नामक स्थान, ठीक है। और परीक्षाबाद की बात करें तो परीक्षाबाद जो है बेतवा नदी में है। कहाँ पे? ललितपुर में। और जामिनी बांध जो है वो जामिनी नदी पे है। गोविंद सागर बांध जो है वो शहजाद नदी पे है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ITCT कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो ये लखनऊ में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये है वाराणसी। तो वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा घाटों का शहर कहा जाता है, घाटों का शहर।
इसके अलावा इसे मूछ नगरी भी बोला जाता है, मूछ नगरी बोला जाता है। लखनऊ जो है ये नवाबों का शहर है। इसके अलावा नजाकत नफासत का शहर है, तो नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर है ना, ये है। फिर अगर हम आगरा की बात करें तो ये ताज नगरी है और आगरा का पेठा है ना, पेठा है, पेठा नगरी भी बोला जाता है। प्रयागराज को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम नगरी बोलते हैं, संगम नगरी। इसके अलावा तीर्थराज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर को हम लोग भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर। इसके अलावा उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर मेरठ की अगर बात करूं तो मेरठ को खेल नगरी और क्रांति नगरी भी बोला जाता है, क्या, क्रांति नगरी बोला जाता है। अलीगढ़ जो है वो ताला नगरी है, अलीगढ़ ताला नगरी है, ठीक है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो है वो चूड़ी नगरी है या कांच नगरी, इसी को सुहाग नगरी भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा मथुरा की बात करें तो ये ब्रज भूमि है, कृष्ण की नगरी है ना, कृष्ण की नगरी है। इसके अलावा बरेली की बात करें तो बरेली है बांस नगरी और इसको सुरमा नगरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुरमा नगरी। झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोलते हैं, झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार बोलते हैं, गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार बोलते हैं। गोरखपुर को नाथ नगरी बोलते हैं। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या है 14। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बोस्पोरस जल डमरू मध्य या डोवर? तो सही उत्तर है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है। इसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या है 20। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्शा, बैगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है थारू, ठीक है। कौन सी है? थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। और ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, यानी जो लखीमपुर खीरी हो गया, इसके अलावा बहराइच, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये वाला स्थान जो है इन्हीं का है। अगरिया और बैगा, पनिका, ये सब चेरो, ये सब जनजातियाँ सोनभद्र की हैं। बुक्सा कहाँ की है? बिजनौर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय संघ के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 6, 8, 9, 11? तो सही उत्तर है 8। क्या है सही उत्तर? 8। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार। तो 8 ही हो गए प्लस 1, क्या? यूटी, वो है दिल्ली। तो टोटल हो जाएंगे 9। केवल राज्य पूछेगा तो 8। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, या इनमें से सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से, इनमें से कोई नहीं? तो उस समय प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी।
जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो सीधे प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है। इसमें कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है, इसके साथ साथ यहाँ मत्स्य पालन यानी मछली पकड़ना आ जाएगा, ठीक है, खनन आ जाएगा, है ना, वानिकी आ जाएगा, वानिकी मतलब वही लकड़ी उकड़ी। द्वितीयक क्षेत्र में यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को तैयार करके उत्पाद में बदलता है। जैसे में आप कपड़ा उद्योग ले सकते हो द्वितीयक क्षेत्र में, है ना, कपड़ा उद्योग ले लो, कारखाना इसमें आ जाएगा, है ना। इसके अलावा चीनी मिलें जो हैं, ठीक है, निर्माण में जैसे भवन निर्माण हो गया, सड़क पुल, ये सब फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर में सब लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि, ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। तृतीयक जो क्षेत्र है यह सेवा क्षेत्र है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। जैसे इसमें परिवहन आ जाएगा, है ना। इसके अलावा बैंकिंग आ जाएगा, इसमें बैंकिंग, शिक्षा इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, सब तृतीयक क्षेत्र के पार्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 18, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवेल, कर्जन या विलियम बेंटिक? तो सही जवाब है विलियम बेंटिक, ठीक है। कब इन्होंने किया था? तो 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। और इसमें राजा राम मोहन राय की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कैनिंग दिया है इन्हें हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो ये भारत के प्रथम वायसराय थे। कब से कब तक थे? तो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1947 तक रहा है, ठीक है। और इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? दांडी से, सूरत से, साबरमती से, पवनार से? तो इन्होंने साबरमती से शुरू किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी ये यात्रा। कुल 24 दिन लगे थे, 24 दिन की यात्रा थी, है ना। अंत जो है वो दांडी नामक स्थान गुजरात में होता है। यहीं पे नमक कानून को तोड़ देते हैं गांधी जी। और टोटल ये 240 मील की यात्रा थी, यानी 385 किलोमीटर की यात्रा थी। इसमें टोटल 78 लोग थे प्लस एक महात्मा गांधी को मिला के टोटल 79 लोगों ने यात्रा को प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? अनुच्छेद 36 से 51, 30 से 49, 42, 56, 28, 48? तो 36 से 51 है। और भाग कौन सा है? भाग नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 है, ठीक है। और अनुच्छेद 36 से 51। भाग 1 क्या है? तो भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 हो जाएगा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित हो जाएगा और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हो जाएगा। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित हो जाएगा 12 से 35 तक। और भाग 4 36 से 51 ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPSP भी बोलते हैं, ठीक है। भाग 5 जो भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। मूल कर्तव्य भाग 4A है, अनुच्छेद 51 ये है। भाग 5 की बात करेंगे तो केंद्र सरकार 52 से लेके 151 आ जाएगा, ऐसे आगे है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? इनमें से कोई नहीं। तो ये है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो BC राय जी थे ये बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और 1 जुलाई को इन्हीं के जन्म दिवस पे डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, माउंटबेटन?
तो ये लॉर्ड लिनलिथगो थे। कब से कब तक थे? तो ये 1936 से लेके 1943 तक रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप पहला नाम याद कर लीजिए लॉर्ड कर्जन का, है ना, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इनका टाइम रहा है 1899 से लेकर 1905। दूसरा आप याद कर लीजिए मिंटो का, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जो रहे 1905 से लेकर 1910 तक रहे हैं। फिर लॉर्ड हार्डिंग आ जाएंगे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। ये रहे हैं 1910 से लेके 1916 तक। चौथा याद कर लीजिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो रहा है 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक। ठीक है, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद अब पांचवा याद कर लीजिए लॉर्ड रीडिंग। कौन? लॉर्ड रीडिंग को याद कर लीजिए। और लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से लेके 1926 तक रहे हैं। छठवां जो है आप लॉर्ड इरविन को याद कर लीजिए। लॉर्ड इरविन ये जो है 1926 से लेके 1931 तक रहे हैं। सातवां आप याद कर सकते हैं लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगडन ये जो है 1931 से लेके 1936 तक रहे हैं। आठवां आप याद कर लीजिए लॉर्ड लिनलिथगो, अभी जो हम लोगों ने देखा लिनलिथगो, ये रहे हैं 1936 से लेके 1943 तक। नौवां याद कर लीजिए लॉर्ड वेवेल, ये रहे हैं 1943 से लेके 1947 तक। और लास्ट 10वां याद कर लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन का, ये रहे हैं 1947 से जून 1948 तक। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो, इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? अनुच्छेद 19। इसमें अनुच्छेद 19 में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला तो है कि बोलने का अधिकार है, यानी भाषण देने का अधिकार है। फिर बिना हथियार सभा बनाने का अधिकार है, समिति बनाने का अधिकार है, भारत में घूमने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, और जहाँ कहीं रहेंगे वहाँ पे हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 जो है यह अपराध दोष सिद्धि से संबंधित सुरक्षा की बात करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा से बचाता है और कानून के अनुसार ही सजा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 देता है। और अनुच्छेद 22 जो है यह गिरफ्तार व्यक्ति के कारण जानने का कारण है, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करता है, इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। EFT का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, यही है। आगे प्रश्न संख्या 25। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड। तो सबसे कम इसमें है सिक्किम में। कितनी सीट है? 1 लोकसभा सीट है। गोवा में कितना है? 2 लोकसभा सीट है। तेलंगाना में कितना है? 17 है। और उत्तराखंड में 5 है। आगे बढ़ते हैं। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। कब? 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसे पुलिस कार्रवाई यानी पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हैदराबाद रियासत को। इसमें जो कश्मीर है यहाँ के राजा होते हैं महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह होते हैं और ये भारत में विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को मिलाया जाता है। जूनागढ़ जो है यह पाकिस्तान में विलय, यहाँ का जो नवाब रहता है वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता है, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो विद्रोह कर देती है और भारत में विलय के लिए क्या करती है? अर्जी लगाती है, जिसके बाद ये भारत में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया जाता है।
और गोवा जो है 1961 तक यह पुर्तगालियों के कब्जे में था। फिर 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय होता है जिसके माध्यम से भारतीय सेना जीत के गोवा को भारत में मिला लेती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।